अगला चैप्टर दैट इज वर्क पावर एनर्जी, या फिर बड़ा शॉर्ट नेम्ड एज WPE। ये चैप्टर रिलेटिवली हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से भी ईजियर है। उन चैप्टर्स के मुकाबले भी बड़ा ये वाला चैप्टर हमारा आसान रहेगा। एक बड़ा कारण है उसके पीछे, चैप्टर आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सिर्फ इस चैप्टर के सवाल, मतलब ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से यूज होते हो, उनके सवाल भी पूछते हैं। साथ ही साथ इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे हमेशा ही काम आएंगे। हम आगे जाके बेटा कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें, चाहे सेंटर ऑफ मास पढ़ लें, रोटेशन पढ़ लें, इवन वेव्स वगैरह पढ़ लें, चाहे बेटा अगले साल हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लें, 12th क्लास के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह टॉपिक पढ़ लें, हर जगह वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखें कि बेटा ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल स्पेसिफिकली जेईई के अंदर डायरेक्ट भी पूछते हैं और इनडायरेक्ट वेज के अंदर भी जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीख रहे हैं वो आगे जाकर अलग अलग चैप्टर्स में भी काम आते हैं। इस चैप्टर के आसान होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो एक ये भी है कि मैंने 3 फिजिकल टर्म्स लिखी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सारी स्केलर है, सारी स्केलर है, एक भी वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ऑफकोर्स इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो एल्जेब्रा होगा वो स्केलर एल्जेब्रा को फॉलो करेगा, वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाइज बेटा ये चैप्टर हल्का सा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले आसान हो सकता है। तो चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। बेटा सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं वर्क से। जो साइंटिफिक सेंस है बेटा वर्क का, वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क की जो डेफिनेशन है उससे डिफरेंट है। हमारी डे टू डे जो वर्क की डेफिनेशन है बेटा वो तो ऐसे होती है कि यार कोई भी इंसान मेहनत कर रहा हो, कोई भी इंसान मतलब कोई एफर्ट लगा रहा हो तो हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहा है। इवन बेटा हम कोई बहुत बड़ा सामान सर पे रख के खड़े हो तो भी हम कहेंगे हम बहुत काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक दीवार को धक्का मारते रहें तब भी हम बोलेंगे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक सेंस है वर्क का बड़ा वो वैसा नहीं जैसा डे टू डे लाइफ वाला सेंस है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। साइंटिफिक सेंस की अगर बात करें तो वर्क का मतलब यह है कि कोई फोर्स जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू फोर्स। मैं किसी पॉइंट पर फोर्स लगाऊं और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो इन एनी डायरेक्शन अदर देन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि उस फोर्स ने कोई ना कोई वर्क डन किया है। तो बेटा हमारा जो साइंटिफिक सेंस है बेटा वर्क की बेटा दैट इज डिफरेंट और हमें तो उसी से काम चलाना है। डे टू डे लाइफ में बेटा फोर्स सॉरी वर्क डन को क्या सोचते हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा सुनेगा इस बात को। A force will do some work if there is displacement of point of application of force, point of application of force in any direction other than perpendicular to force। बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, बस किस तरफ नहीं होना चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि बेटा आपके फोर्स ने वर्क डन किया है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि आखिर किसी भी वर्क डन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी वर्क डन के लिए 2 बड़ा चीज़ें चाहिए, पहली फोर्स होना चाहिए और दूसरा जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू फोर्स। सो आई जस्ट वांट टू रिपीट इट कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क इज ऑफ कोर्स सम फोर्स, बड़ा किसी न किसी फोर्स की जरूरत होनी चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है बेटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है इन डायरेक्शन अदर देन नॉर्मल टू फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर को छोड़ के बेटा हर तरफ किसी भी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, कोई इश्यू नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा हम बेटा वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन पे आ रहे हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाने वाले हैं। इस पॉइंट पर मैंने बेटा इस तरफ फोर्स लगाया, लेट्स से बेटा फोर्स इज एफ वेक्टर, और इस पार्टिकल का बेटा कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट इज डीएस वेक्टर, छोटा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए डीएस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है बेटा लेट्स दैट एंगल इज थीटा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा बेटा वो छोटा सा ही आएगा, एंड इट विल बी एफ डॉट डी एस, दैट इज एफ डॉट डी एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या फिर अगर अलग शब्द में कहूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज योर स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फेयर इनफ। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। सर इसमें क्या कमाल लिख दिया आपने बेटा, आपको कमाल नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं इसमें हल्का सा। इस डीएस के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, मगर परपेंडिकुलर खींचूं तो डिस्प्लेसमेंट का बेटा ये वो वाला कंपोनेंट है जो फोर्स के अलोंग है, इसको बेटा मैं डीएस पैरेलल लिख रहा हूं, एंड वी नो दैट कि दिस इज डीएस कॉस थीटा। इसी तरह से इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट वी नो इट वेरी वेल बेटा, दैट इज डीएस साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन का एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला आ गया कि फोर्स तो पूरा बेटा, फोर्स तो जो है सो मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वही कंपोनेंट जो बेटा फोर्स के अलोंग हो। डीएस पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ हो, जो फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है बेटा वो लिख दो। फेयर इनफ। ये एक डेफिनेशन और आ गई, ये अपने आप में एक डेफिनेशन, ये बेटा दूसरी डेफिनेशन, ये तीसरी डेफिनेशन कि फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वो कंपोनेंट जो बेटा फोर्स की तरफ हो। इसको एक तरीके से और भी सोच सकते थे बेटा, कैसे? इसको सोच सकते थे हम एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो पूरा ले और फोर्स के कंपोनेंट कर ले। बेटा देख, फोर्स ऐसे, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की तरफ और एफ साइन थीटा ऐसे। तो आप बोलोगे कि सर एफ का एक कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जिसे हम डी एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं या डी एफ पैरेलल बोल सकते हैं, और एक बेटा फोर्स का कंपोनेंट आएगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बेटा, जिसे मैं एक बार के लिए डी एफ परपेंडिकुलर या बेटा डी एफ का साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इससे बेटा क्या समझ में आया आपको? इससे कहोगे सर मुझे ये समझ में आया कि मैं फोर्स को एक स्टाइल से और लिख सकता हूं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमारे पास वर्क के खूब सारे डेफिनेशंस हो गई हैं, जो आपको पसंद हो बेटा वो लगाओ। हालांकि मैं कहूँगा सारे याद करो, एफ डॉट डी एस भी याद रख सकते हो बेटा, एफ डी एस कॉस थीटा भी याद कर सकते हो, फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ हो इसे भी याद रख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो उसे भी याद रख सकते हो। तो जो हो बेटा वो याद रखो, धीरे धीरे बेटा सारे याद हो जाएंगे। अपन बारी बारी से बेटा खूब सारे बटन निकालेंगे तो सब याद हो जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं बेटा। हमने यहाँ पर कुछ बेटा हल्का फुल्का काम तो कर ही लिया। अब बेटा इतनी बातों से बेटा वर्क डन के बारे में कुछ हल्का फुल्का पता लगाओ तो उसे लिखते हैं। सबसे पहले बेटा वर्क के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात बेटा बोला, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और होता है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम बेटा इसलिए होता है बिकॉज
इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑफ कोर्स वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। बड़ा स्केलर तो ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बड़ा देखना कैसे, थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट हुई तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटी, तो बड़ा आपका वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर बेटा आपका थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री से बड़ी हुई, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो बेटा 180 डिग्री से अगर बड़ा हुआ, तो कॉस एक्यूट एंगल अगर ये हुआ तो बेटा नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो बेटा आपका वर्क डन भी तो नेगेटिव। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो बेटा वर्क डन आएगा नेगेटिव। अगला चलो बेटा, अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, देन यू नो इट वेरी वेल कि बेटा वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। चलिए बेटा अगली बात, यूनिट क्या होगी। बेटा यूनिट तो शायद आपको नजर आ गई होगी, न्यूटन इंटू मीटर, ये तो बेटा यूनिट लेस है। तो यूनिट इज ऑफ कोर्स न्यूटन इंटू मीटर विच इज ऑल्सो नोन एज जूल, बेटा एब्रीवेटेड एज कैपिटल जी। फेयर एनफ। सीजीएस के अंदर बेटा तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगी, सीजीएस के अंदर बेटा हम न्यूटन के जगह बेटा मेरे ख्याल से डायन यूज करते हैं, और मीटर के जगह हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, और बेटा ये होती है आपकी अर्ग्स। ठीक है बेटा, हमारा जो एक जूल है बेटा वो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। 1 न्यूटन बेटा मेरे ख्याल से 10⁵ डायन्स के बराबर है, और 1 मीटर बेटा मेरे ख्याल से 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हो गया 10⁻7 डायन इंटू सेंटीमीटर। डायन इंटू सेंटीमीटर इज ऑफ कोर्स अर्ग्स। अच्छा पॉइंट है बेटा, आसान आसान पॉइंट है, कौन सा बड़ा काम बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगली कोई बेटा प्रॉपर्टी आपको समझ में आती हो लिख देते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा यूनिट डायमेंशन लिख सकते हो उसकी, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बेटा फोर्स के डायमेंशन हुआ करती थी mL/t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है तो एक लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दो तो mL/t-2। बेटा वर्क डन क्या रेफरेंस फ्रेम पर, क्या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे हाँ सर, वर्क डन तो पक्की बात है कि रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। F.ds है, फोर्स तो बेटा रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता लेकिन डिस्प्लेसमेंट करता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा तो वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा। थोड़ा बोल देना, वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट, इस वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए बड़ा अलग अलग वर्डन आ सकता है। कुछ नहीं बोल रखा तो बड़ा हम ऑब्वियस बात है कि हम लोग कहां से निकालेंगे, हम तो ग्राउंड से निकालेंगे बेटा, और कहां से निकालेंगे, है कि नहीं बेटा। आगे चलते हैं। एक बात तो बेटा, अगर मान लो कि छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट का वर्डन तो लिखना आ गया, बड़े डिस्प्लेसमेंट का वर्डन लिखना होगा तो क्या करेंगे? तो आप बोलना कि सर बड़े का अगर वर्डन निकालना हो तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्डन निकालेंगे और जोड़ लेंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा जो भी F.ds ले बेटा, दिस इज वर्क। अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो तो बड़ा आप इस तरह से छोटे छोटे वर्डन को जोड़ दीजिए और बड़ा बड़े आराम से इस तरह से पूरा का पूरा वर्डन आप लिख सकते हो। फेयर एनफ, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज कि कांस्टेंट फोर्सेस का वर्डन कैसे निकालते हैं। बेटा सबसे पहला सबसे आसान काम बेटा दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, कि अगर कांस्टेंट फोर्सेस दे रखे हो तो उनके वर्डन कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके डे टू डे लाइफ के अंदर कौन से एग्जांपल्स हैं, बेटा सारे देखते हैं। बेटा सारे देखते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट इज
बेटा हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बेटा कोई फोर्स है, वो कांस्टेंट है और उसका वर्डन निकालना है। अभी निकाल लेंगे। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई फोर्स है एंड इट इज कांस्टेंट। व्हेन आई से फोर्स इज कांस्टेंट आई मीन दैट कि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। फिक्स मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन। और किसी पार्टिकल को बेटा हमने यहां से चलाया और यहां से चलाते 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 बेटा मुझे उस पार्टिकल को यहां से चलाते 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 यहां लेके आना है। फेयर एनफ। दिस इज इनिशियल पॉइंट, लेट्स से बेटा ए, दिस इज फाइनल पॉइंट, बेटा लेट्स से बी। और पूरे रास्ते बेटा फोर्स कांस्टेंट है ऐसे, पूरे रास्ते बेटा फोर्स कांस्टेंट है ऐसे। और पार्टिकल यूं ही किसी रैंडम पाथ से बेटा यहां आ रहा है। पहले बेटा हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, इसका वर्डन लिखा, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इस पे बेटा फोर्स का वर्डन, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे छोटे छोटे ds बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता गया। उनके वर्क डन मुझे ऐड करने हैं, सब हो जाएगा बेटा। चलिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्डन आएगा एंड बेटा दैट विल बी f डॉट ds। सर मुझे पूरा वर्डन चाहिए, बड़ा पूरा वर्डन चाहिए तो जोड़ दीजिए। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन से आप f वेक्टर को बाहर निकाल लो। बेटा बाहर क्यों निकाल लिया पता है ना? बेटा बाहर क्यों निकाल लिया पता है ना? फोर्स इज कांस्टेंट। किसी भी इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर देखो बेटा क्या बचा है, ds वेक्टर बचा है। मतलब ds छोटे 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 वेक्टर्स उनको ऐड करना है। जरा देखना, ऐसे बेटा छोटे छोटे ds वेक्टर्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे छोटे छोटे, और ये इनिशियल पॉइंट से चलते 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 फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे। ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, ऐसे छोटे छोटे वेक्टर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स उनको ऐड करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को मैं ऐड करना आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना हो तब भी बेटा हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल से सबसे आखिरी वाले वेक्टर का जो हेड है, ये हमारा इन सारे के सारे वेक्टर्स का समेशन है। समेशन बोल दो या बेटा इंटीग्रेशन बोल दो, एक ही बात है। फिर ये तो मुझे पता लग गया ये क्या है। अरे तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो सिंपली हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली अवर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर। इट इज सिंपली अवर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर एंड नथिंग मोर देन दैट। तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली एफ डॉट एस। सो वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट एस, या बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, या फिर बेटा वही कहानी एफ इंटू एस पैरेलल, या फिर बेटा वही कहानी F पैरेलल इंटू एस। इसका अर्थ क्या है बेटा? फोर्स पूरा और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है, या फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड कर रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगली बात, अगर मैं जहां से चला वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इन ए क्लोज्ड पाथ। बेटा क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से चले वहीं पहुंच गए। इन ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स विल बी जीरो। क्लोज्ड पाथ के अलोंग बेटा आपका वर्क डन जो आएगा वो जीरो आएगा।
तो कांस्टेंट फोर्स का वर्डन बेटा पाथ पर डिपेंड नहीं करता और क्लोज्ड पाथ के अलोंग तो बेटा आपका वर्डन वैसे भी 0 आएगा। चलिए बेटा एक सवाल कीजिए, मैं आपको बेटा एक कांस्टेंट फोर्स दे रहा हूं F इज इक्वल्स टू बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ए पॉइंट से बड़ा मुझे चलते चलते बी पॉइंट पर आना है बेटा, ये न्यूटन है, ये कोऑर्डिनेट्स बड़ा सारे मीटर में है। दिस इज 1,2,5 मीटर और बेटा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 2,5,-1 मीटर और बेटा मैं इस ए से बी तक यूं जा रहा हूं, होगा कोई रास्ता गंदा सा, और बेटा फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स F फैक्टर। इस F फैक्टर का बेटा वर्क डन कितना आएगा तो वो निकालना। चलिए बेटा हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स हमें सवाल में दिया हुआ है, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप। सो बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन। और बेटा ये इनिशियल पोजीशन है, वो फाइनल पोजीशन। रास्ता कोई सा भी हो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। 2 माइनस 1 i कैप, मैंने उसको i कैप लिख दिया। 5 माइनस 2 3j कैप, तो प्लस 3j कैप माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6k कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मुझे इस बड़ा छोटा सा वर्डन निकालना है बेटा। वर्डन इज सिंपली, यू नो इट वेरी वेल बेटा, दैट इज F डॉट S। बेटा फोर्स बोलना कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। सो बेटा माइनस 5 नहीं बेटा माइनस 4 है, माइनस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ बेटा होम डिस्प्लेसमेंट दैट इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। बेटा किया दैट इज 2 प्लस 9 प्लस 24। बेटा देखना कितना हो गया, 24 एंड 11 35 हो गया बेटा, दैट इज 35 न्यूटन इंटू मीटर। बेटा न्यूटन इंटू मीटर इज ऑफ कोर्स जूल्स। तो हमारा आंसर आ गया 35 जूल्स। बेटा हमारा ये आंसर। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे कि बेटा कैसे कैसे हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अब बेटा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो बेटा ठीक है, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ एग्जांपल हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेते हैं और उन सब एग्जांपल्स को बड़े आराम से देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान बेटा दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। बारी बारी बेटा सारे फोर्स देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी का वर्डन क्या होगा, सोचते हैं बेटा सोचते हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि कोई पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां आ गया बेटा। शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,y, बेटा y वर्टिकल में, और बाद बेटा यहां कहीं आ गया x,0। ये बेटा ऑफ कोर्स y, ये बेटा ऑफ कोर्स आपके डिस्टेंस x। वर्टिकल बेटा नीचे की तरफ आपका mg लगना तय है, मैंने mg लगा दिया। किसी रैंडम पाथ से बेटा चलते चलते पार्टिकल यहां आ गया। वर्टिकल प्लेन में बेटा ये m मास का पार्टिकल चलते चलते यहां आ गया। तुम बोलोगे सर मुझे पाथ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, फोर्स mg है, mg कांस्टेंट है, उसका वर्डन निकालने के लिए पाथ में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में ही इंटरेस्ट है। दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये रहा। मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो ये y है, ये x है, तो मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये रहा बेटा आपका फोर्स और ये रहा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेट्स बेटा एंगल इज थीटा। वर्क डन लिखना है, बड़े आराम से लिख देंगे बेटा। कुछ भी ना समझ में आए तो लिख दो कि वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है नीचे की तरफ mg, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस mg j कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस 0 दैट इज एक्स आई कैप, 0 माइनस y j कैप, तो माइनस y j कैप। बेटा j कैप डॉट आई कैप तो 0, j कैप डॉट j कैप इज 1, माइनस माइनस बेटा मेरे ख्याल से हो गया प्लस, बेटा आंसर कम्स आउट टू बी mgy। बेटा ग्रेविटी का वर्क डन आ गया mgy। दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा x तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया है। m इंटू जी इंटू वाई, वाई क्या बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। अच्छा है, तगड़ा है। और कोई तरीका बेटा इसका सोचने का तो मेरे बच्चा कह सकता है सर एक तरीका और निकाल सकते हैं, फोर्स पूरा डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स mg, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस इज y, hypotenuse is root of x square plus y square. This gets cancelled out and again the answer comes out to be m into g into y. बड़ा वापस से वही आंसर आ गया mgy। बढ़िया। अच्छा, एक तरीके से और सोच सकते हो कि वर्क डन विल बी फोर्स तो पूरा और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है। फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इस डिस्प्लेसमेंट में दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है y और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है x। फोर्स है वर्टिकल में तो मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे जानते हैं फोर्स तो पूरा mg और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज y। जैसे सोचना चाहो वैसे सोचो। अगर आपका पार्टिकल नीचे आ रहा है वर्टिकल में तो बड़ा वर्क डन विल बी m इंटू जी इंटू एच। अगर h है तो नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा तो m इंटू जी इंटू वाई। नीचे आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा ग्रेविटी का और उसकी वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों m इंटू जी इंटू वाई। सिंपल सिंपल, समझ रहा है इस बात को। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि बेटा इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब बेटा एरो हटा देते हैं। एरो जो ना वो ऐसे की बजाय ऐसे लगाते हैं कि यूं चलते चलते यूं चलते चलते यहां पहुंच गए। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट यूं है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस एक्स, बड़ा मेरे ख्याल से माइनस एक्स आई कैप, y माइनस 0 दैट इज वाई जे कैप। इस बार बड़ा पार्टिकल यूं चलते चलते ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा था तो वर्क डन पॉजिटिव था, ऊपर जा रहा है, देखते हैं बड़ा वर्क डन क्या आएगा। सिर्फ इतना लिख दो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सिंपली F डॉट एस। बड़ा व्हाट इज फोर्स माइनस एम जी जे कैप। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जे कैप डॉट आई कैप इज 0, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, so work done by gravity is minus m into g into y. This is your work done by gravity. मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से इस बात को स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बॉल या पार्टिकल ऊपर जाएगी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा और नीचे आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। नीचे आएगा तो प्लस एम जी एच, ऊपर जाएगा तो माइनस एम जी एच, अगर एच ऊपर नीचे आ रहा है तो। और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा फोर्स कौन सा है, वर्टिकल वाला, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा, वर्टिकल वाला। इतनी सी बात है बेटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा ऐसे हम बड़े आराम से वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना से याद रखना है, प्लस एम जी एच या फिर माइनस एम जी एच। नीचे आ रहा हूं तो प्लस एम जी एच, बेटा ऊपर जा रहा हो तो माइनस एम जी एच। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा फॉर्मूला ही काफी हद तक निकल के ऐसे है, बेटा मैं क्या करूँ, है कि नहीं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा हेडिंग लिखिए, वर्क डन बाय टेंशन। बेटा नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। निकाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सिचुएशन देंगे, अगर टेंशन की वैल्यू पता है तो ऑफ कोर्स बेटा हम बड़े आराम से सारे के सारे काम कर सकते हैं। मैं एक पहले एक सिचुएशन दिखाऊंगा, फिर तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। बेटा मेरे पास ये एक स्मूथ हिंज, इससे बड़ा बंधी हुई है एक रस्सी, इस पर बड़ा कोई m मास का पार्टिकल, और ये m मास का पार्टिकल बेटा यूं ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इतना तो तय कि यहां से आएगा तो ग्रेविटी का वर्डन पॉजिटिव आएगा, यहां से जाएगा तो वर्डन नेगेटिव आएगा। क्यों बेटा, नीचे आ रहा तो ग्रेविटी का वर्डन पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। ग्रेविटी के वर्डन में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है मेरा टेंशन के वर्डन में। ध्यान से देखो बेटा, जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है तब टेंशन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट छोटा है ऐसे। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एंगल कितना है, 90। एंगल 90, तो तुम कहोगे सर वर्डन विल बी टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 90। दिस इज ऑफ कोर्स छोटा सा चिन्ना सा वर्डन बाय टेंशन। यू कुड से कि सर cos 90 इज 0, सो वर्डन बाय टेंशन इज 0। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं हो रहा हो, हर जगह ऐसा हो रहा है। अगर मान लो बड़ा पार्टिकल चलते चलते यहाँ पर आ गया, तब भी आपकी जो टेंशन होगी वो तो ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो हर इंस्टेंट पर आपकी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में 90 डिग्री पर रहेगी। और अगर दोनों के बीच में एंगल बेटा 90 डिग्री, तो ऑफ कोर्स बेटा वर्डन बाय टेंशन विल बी 0। तो इस सिचुएशन में, इस सवाल के अंदर बेटा आपकी टेंशन का जो वर्क डन है बेटा वो तो 0 आएगा। फेयर एनफ। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक सवाल कीजिए बेटा, ऐसे ही सिंपल सा सवाल है बेटा। सिंपल आइडियल कंडीशंस की एक एटवुड मशीन है, यहां से हिंज कर रखा है, स्मूथ पुल्ली, ये बड़ा स्मूथ स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग बड़ा चलते 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 ऐसे आ गई, यही स्ट्रिंग बड़ा चलते 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 ऐसे आ गई। इस स्ट्रिंग के साथ मैंने बड़ा 2 ब्लॉक बांध रखे हैं। दिस इज बड़ा 3 kg, दिस इज 2 kg। बेटा पहले बोल दो, आइडियल कंडीशन से बेटा स्मूथ पुल्ली मासलेस स्ट्रिंग, बेटा आइडियल कंडीशंस। इस सारे के सारे अरेंजमेंट को बड़ा मैंने यहां से रिलीज किया है। जैसे रिलीज किया है, 3 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। कितना कितना एक्सेलरेशन है, कितनी कितनी टेंशन है बेटा, शायद आपको याद होगी, अपने क्लास में निकाल रखी है। बेटा सवाल यह है कि इन टाइम इंटरवल t is equals to 0 to t is equals to 4 seconds, find बेटा 0 से लेकर 4 सेकंड तक रिलीज करने वाला तो इंस्टेंट ना, उसको बड़ा मैंने t इक्वल टू 0 बोला है। 0 से लेकर 4 सेकंड तक फाइंड। बेटा इसको मैं ब्लॉक A कह रहा हूं, इसे बड़ा ब्लॉक B बोल रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक A, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक B, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक A, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक B। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये 3 kg का ब्लॉक तो आएगा नीचे, और ये 2 kg का ब्लॉक जाएगा ऊपर। कितना एक्सेलरेशन आएगा, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद ही है, बड़ा क्लास का एग्जांपल है। इसका मास अगर m1 और इसका मास m2, तो एक्सेलरेशन आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g।
बड़ा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड में t इक्वल टू 5 सेकंड पर ये यहां पहुंच जाएगा, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया नीचे की तरफ 25 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा ऊपर की तरफ 25 मीटर। चलिए बेटा ग्रेविटी का वर्डन लिख देंगे। इस पर देखो बेटा, फोर्स है नीचे की तरफ कितना बेटा? 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी है नीचे की तरफ 25 मीटर। तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी का वर्डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा मेरे ख्याल से 750 जूल आ गया होगा, 750 जूल्स आ गया होगा। इस बात को आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सर नीचे आ रहा है तो mgh प्लस mgh। m कितना है? 3, g कितना है? 10, नीचे कितना आया? 25 mgh। ये बेटा ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी का वर्डन पूछा है। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो है नीचे की तरफ 20, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ 25। किसका वर्डन चाहिए? ग्रेविटी का। जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 20, डिस्प्लेसमेंट है 25, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, एंगल आ गया 180। बेटा मेरे ख्याल से ग्रेविटी का वर्डन आ गया -500 जूल्स। बच्चे बोलेंगे सर आपने -mgh याद करा रखा था। हाँ बेटा बिल्कुल, लगा दो बेटा -mgh। नीचे नहीं बेटा ये ऊपर जा रहा तो -mgh माइनस m इंटू जी इंटू एच। जैसे बेटा सोचना सवाल सोच लो। टेंशन का वर्डन ऑन ए। वर्डन तो बात की बात है, पहले टेंशन निकाल तो ले मेरे बच्चों। मैंने वो क्लास में करा रखा है कि टेंशन की वैल्यू होगी 2 m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा 5 से बड़ा ये कैंसिल, ये 2 बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 बड़ा कितना 8, 8 इंटू 3 बड़ा कितना आ गया 24। तो टेंशन की वैल्यू आई है बेटा 24 न्यूटन। था कोई बात नहीं, वर्डन निकालने के लिए कोई बहुत तामझाम थोड़ी करना है बेटा। हम जानते हैं कि इस 3 kg पर ए वाले ब्लॉक पर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 25। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 24 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 25 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? जिस फोर्स के कारण बेटा वर्डन निकालना है वो फोर्स है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। बेटा कॉस आ गया 180। नेगेटिव वर्डन तो आना ही चाहिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि बेटा वर्डन आ गया मेरे ख्याल से -600 जूल्स आ गया बेटा, -600 जूल्स। आगे चल बेटा, टेंशन ने बी पर कितना वर्डन किया? टेंशन ने बी पर फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, बेटा कितना 24 न्यूटन, और बी का ही डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ 25 मीटर। तो आप बोलोगे सर टेंशन का वर्डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई थिंक बेटा टेंशन का वर्डन बी वाले ब्लॉक पर है -600 जूल्स। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। हमें सारा काम बेटा बन गया है। एक बात और बेटा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ग्रेविटी ने कुल मिलाकर नेट कितना वर्डन किया, कि सर ग्रेविटी कितना वर्डन नेट कर रही है, तो आप बोलो सर ग्रेविटी नेट वर्डन कर रही है दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड किया तो ग्रेविटी का वर्डन बेटा मेरे ख्याल से आ गया 250 जूल्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर टेंशन ने कुल मिलाकर कितना वर्डन किया है, तो टेंशन ने बेटा कुल मिलाकर वर्डन किया है इन दोनों का सम, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0। ग्रेविटी का वर्डन है बेटा +250 जूल्स और बेटा टेंशन का आपका वर्डन आया है 0 जूल्स, टेंशन का नेट वर्डन। थोड़ा इस तरह से आपसे मैं 6 सवाल पूछ सकता था बेटा, मैंने आपसे 6 के 6 सवाल इस तरह से पूछ लिए बेटा। आगे चलें, नेक्स्ट बेटा ये टेंशन का वर्डन, ऐसे कोई अलग से फॉर्मूला थोड़ी बना लिया बेटा अपने कोई टेंशन के वर्डन का। ठीक है बेटा, जैसे हर फोर्स का वर्डन निकालते बेटा वैसे टेंशन का वर्डन निकाल रहे हैं, कोई इसमें बड़ा काम बेटा है नहीं यार, है ना।
तो ऐसा नहीं कि बेटा मैंने कोई टेंशन के वर्डन का नया फॉर्मूला निकाल लिया, जो बेटा हमने पहले से काम कर रखे हैं बेटा वही काम रिपीटेटिवली बेटा वही काम लगातार चलता जा रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज बेटा नेक्स्ट इज ग्रेविटी हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल देखें कि बेटा नॉर्मल का क्या क्या वर्डन आएगा। चलिए बेटा हेडिंग लिखिए बेटा नेक्स्ट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। बेटा नेक्स्ट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। अगेन बेटा मेरे पास कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, जैसे करते बेटा वैसे कर लेंगे। फोर्स लिख दो, फोर्स को बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो वगैरह वगैरह, उससे हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि आपको हल्का फुल्का आइडिया लगे। सुनना बेटा, सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए कि बड़ा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बड़ा ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ। ऑफ कोर्स एम मास का ब्लॉक है तो एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, और इस ब्लॉक को बड़ा हमने इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स से एस। मैं आपसे पूछूं बेटा बताना कि व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल, तो आप बोलो से वेरी इजी, नॉर्मल फोर्स multiplied by displacement multiplied by cos of angle between them. बेटा what is the angle between normal force and displacement? 90. So cos 90 is 0. बेटा work done by normal force is 0. इसी तरह से ग्रेविटी का वर्डन, बेटा ग्रेविटी का वर्डन निकालना हो बड़े आराम से निकाल लेंगे। ग्रेविटी लग रही है वर्टिकल में, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, वर्डन 0 आना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रेविटी का जो फोर्स दैट इज mg multiplied by displacement s into cos of angle between them, that is 90, so work done will be 0. Fair enough. इसी तरह से मैं कहूं कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर बेटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और कोई m मास का ब्लॉक बेटा यहां कहीं, और इस m मास के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ हुआ है, लेट्स से बड़ा डिस्प्लेसमेंट इज s। ठीक है ना, कौन से फोर्स बड़ा mg और नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है ऐसे एंड ऑफ कोर्स mg लग रहा है ऐसे, कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं बड़ा, तो नॉर्मल की वैल्यू आप बड़े आराम से कह सकते हो कि mg cos थीटा। इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल का फोर्स जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलो सर नॉर्मल फोर्स तो इंक्लाइन प्लेन की नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट विद 90, cos 90 is 0, so work done by normal will be 0. But what will be work done by gravity? बेटा ग्रेविटी का वर्डन आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। बेटा प्लस mgh या माइनस mgh, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी पॉजिटिव, तो प्लस mgh। बेटा mgh में हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली हाइट लिखते हैं, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं बेटा हमारा। आप बेटा इस ज्योमेट्री जानते हो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये लेंथ अगर s है तो ये s cos थीटा, ये s sin थीटा, आप कह सकते हो ये ग्रेविटी का वर्डन आ गया mg s sin थीटा, because this length is in vertical direction and that is s sin theta. This is work done by gravity. तो s इसका ये अर्थ मत निकालना कि नॉर्मल का वर्डन हमेशा 0 होता है, ठीक है, बट ऐसे हम अलग अलग सिचुएशन में वर्डन लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आपको लगे कि 90 डिग्री है, थोड़ा बोल देना कि इसका वर्डन 0 आएगा, अदरवाइज बड़ा नॉन जीरो भी आ ही सकता है। कैरेक्टर नॉन जीरो कैसे आ सकता है दिखाता हूं बेटा, अभी दिखाता हूं। मैं सवाल बेटा कुछ पार्ट्स में पूछ लेता हूं, एक साथ पूछूंगा ना पूरा का पूरा तो बेटा आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, तो मैं आपसे बेटा कुछ पार्ट्स में सवाल पूछ रहा हूं। तो एक सिचुएशन ड्रॉ कीजिएगा,
बड़ा एक सिचुएशन ड्रॉ कीजिएगा। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस बड़ा स्मूथ, इस पर दो ब्लॉक है बड़ा ऐसे, ये ब्लॉक ए 3 kg, इसके साथ बड़ा दूसरा ब्लॉक बी, ये बड़ा 2 kg। ठीक है ना। इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने इस तरफ से पुश किया है विथ सम फोर्स जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। न्यूटन ले लेना इसका। अब देखो, जैसे मैंने इसको 10 न्यूटन से पुश किया तो ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, तो ये वाला ब्लॉक इस बी को बड़ा पुश करेगा आगे की तरफ। जो नॉर्मल फोर्स बी पर आगे बढ़ा वही नॉर्मल फोर्स ए पर पीछे। फेयर एनफ। mg नीचे, जमीन का नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, जमीन का नॉर्मल ऊपर। दोनों ब्लॉक जब आगे जा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो mg का तो कोई वर्टन आ ही नहीं सकता, क्योंकि mg है वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल। इस mg का भी कोई वर्टन नहीं, mg है वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल। इवन जमीन ने जो नॉर्मल लगाया उसका वर्टन भी नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ। इस जमीन ने ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगाया उसका कोई वर्टन नहीं है, बड़ा नॉर्मल है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ। लेकिन उस नॉर्मल का वर्टन आ सकता है जो नॉर्मल 3 kg ने 2 kg पर आगे लगाया है और 2 kg के ब्लॉक ने 3 kg ब्लॉक पर पीछे लगाया है। इसका वर्टन आ सकता है ए और बी ब्लॉक पर आ सकता है। तो t = 0 पर ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट था बेटा वो रेस्ट पे था, और ये सारा का सारा अरेंजमेंट बेटा सामने की तरफ लगातार चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। थोड़ी देर बाद में बेटा ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो चलते चलते यहाँ पहुँचे। बेटा ये ए, ये बी, ये बेटा तेरा t = 3 सेकेंड्स। बेटा t = 3 सेकेंड्स। छोटे छोटे चिन्ने मिलने सवाल है बेटा। पहला तुम मोस्टली सवाल बेटा ओरली कर सकते हो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बड़ा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। तीसरा बेटा वर्क डन बाय दिस नॉर्मल। बेटा दिस नॉर्मल मतलब जो बड़ा इन दोनों के बीच में लग रहा है, जो जमीन ने नॉर्मल लगाया उसका वर्टन तो 0 है बेटा, पता ही है। वर्क डन बाय दिस नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाय दिस नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी। ये वर्क डन बेटा सिर्फ 0 से लेकर 3 सेकेंड तक ही निकालने हैं, अदरवाइज बेटा और आगे जाएंगे तो और वर्टन आएगा सिर्फ 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक। फ्रॉम टाइम इंटरवल t = 0 to t = 3 seconds, find work done by this normal on block A, find work done by this normal on block B। बस इतना सा काम है बेटा अपने पास। तो बेटा ठीक है, सबसे पहले बेटा हम नॉर्मल निकालते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों ब्लॉक्स की अलग अलग FBD बनाने की जरूरत नहीं है। ये बोल देना कि पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है 10 न्यूटन। ये नॉर्मल तो इंटरनल है। मास से बेटा कुल मिलाकर 5 kg, तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा a। वो कैसे आएगा, 10 न्यूटन = मास है बेटा 5 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2 मीटर/सेकंड²। ठीक है ना सर, मुझे नॉर्मल फोर्स भी चाहिए। बेटा पूरे सिस्टम की अगर FBD बनाओगे तो नॉर्मल तो आएगा ही नहीं। दोनों में से किसी एक ब्लॉक के FBD बनाओ तो शायद नॉर्मल आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना देंगे। जैसे इस 3 kg ब्लॉक की अगर FBD बनाओ, mg और ज़मीन का नॉर्मल तो चलता रहेगा। आपने 10 न्यूटन लगाया है इस तरफ और बी वाले ब्लॉक ने इस पर नॉर्मल लगाया है पीछे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन है सामने की तरफ 2 मीटर/सेकंड²। हालांकि यही कहानी बेटा बी वाले ब्लॉक पर भी है। बी वाले ब्लॉक पर यही नॉर्मल है आगे, और ये बेटा 2 kg।
और इसका एक्सेलरेशन है सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे इस पर न्यूटन से लगा दो, चाहे इस पर न्यूटन से लगा दो, नॉर्मल तो आ ही जाएगा, नॉर्मल आएगा। 10 इस तरफ, n इस तरफ, सामने की तरफ नेट फोर्स आ गया 10 माइनस n, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 4 न्यूटन। उस पर लगाते बेटा तब भी आंसर ही आता। बढ़िया बेटा, नॉर्मल का वर्क डन पूछा था, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। 3 सेकंड के अंदर सारा का सारा अरेंजमेंट सामने कितना गया? आप बोलोगे सर वेरी इजी, सारा अरेंजमेंट सामने गया है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। बेटा टाइम कितना 3 है क्या? तो 3 का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से सारे अरेंजमेंट का डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 9 मीटर। फेयर इनफ। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर, ब्लॉक ए बेटा ये रहा, ब्लॉक ए पर नॉर्मल है इस तरफ लेफ्ट में 4 न्यूटन, और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ कितना है बेटा 9 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180, निकाल देंगे। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक ए विल बी फोर्स 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई थिंक बेटा वर्क डन कम्स आउट -36 जूल्स। फेयर इनफ। नॉर्मल ने बेटा बी वाले ब्लॉक पर कितना वर्क डन किया? तो आप बोलोगे सर बी वाले ब्लॉक पर तो सामने की तरफ फोर्स है 4 न्यूटन, सामने की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी, फोर्स है सामने की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ इनटू कॉस ऑफ 0। बेटा वर्क डन कम्स आउट विद 36 जूल्स। बेटा व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द एंटायर सिस्टम? यू कुड से कि सर दैट इज 0। एक पर +36, एक पर -36, तो वे नेट वर्क डन अगर किसी ने पूछा होता तो 0 आता। What is work done by this external force on block A? ये बेटा सवाल है मेरा आपसे। What is work done by external force on block A? तो ब्लॉक A पर फोर्स लगा है आगे की तरफ 10 न्यूटन, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ 9 मीटर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है बेटा 0। आई थिंक वर्क डन इज 90 जूल्स। ठीक है ना? कोई मुझसे पूछ रहे कि सर व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक बी। एक्सटर्नल फोर्स ने ब्लॉक बी पर कितना वर्क डन आएगा? तो ऑब्वियस बात है कि वर्क डन आएगा 0। सर क्यों? बेटा बी वाले ब्लॉक पर तो एक्सटर्नल एजेंट लगा ही नहीं है। ब्लॉक बी जो सामने की तरफ मूव कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार तो ए वाले ब्लॉक ने बी वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल लगाया है वो है। एक्सटर्नल एजेंट का कांटेक्ट तो, एक्सटर्नल एजेंट का टच तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए के साथ है, ब्लॉक बी के साथ तो किसी प्रकार का कोई टच है ही नहीं। और अगर कोई टच नहीं है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जो वर्क डन आएगा बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ ए पर ही आएगा। बी पर एक्सटर्नल एजेंट का कोई वर्क डन नहीं है, कॉन्टैक्ट ही नहीं बेटा। एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइड ऑन ए, सो डिस्प्लेसमेंट भी बेटा ब्लॉक ए का हम लिख देंगे और वर्क डन निकाल लेंगे ए पर। लेकिन ब्लॉक बी पर तो बेटा जी एक्सटर्नल एजेंट लगा ही नहीं है। तो सर ये बी मूव कैसे कर गया? बेटा बी मूव इसलिए किया है क्योंकि ए आगे जा रहा था तो ए ने बी को सामने की तरफ पुश कर दिया। उसी पुश को हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स बोल दिया था, तो बेटा उसके कारण गया है, ऐसे नहीं गया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए नेक्स्ट इज बेटा ये रहा हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं यार। इसी बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल को मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं बेटा, ठीक है? अब पूछ क्या रहा हूं बेटा, बता रहा हूं एक तरीके से, है ना? सुनो यार, है ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जो हो सकता है बेटा आप किसी बढ़िया सवाल में, टफ सवाल में कभी ना कभी देख लो, कभी ना कभी देख लो, है ना? तो इसलिए बेटा पहले से सुन लोगे तो अच्छा रहेगा, तो कभी आप उस सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाओगे। तो
एक छोटा सा पॉइंट और सुनिए। मैं बेटा ऐसा बोलने के लिए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बट इट्स नॉट एनी एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूँ इसको। तो ये आपके पास बेटा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बेटा ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल थीटा, ये बेटा आपकी जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है बेटा। इस पर मैंने एक m मास का ब्लॉक रख दिया ऐसे, और ये t इज इक्वल्स टू 0 की कहानी है, और मैंने इस पूरे के पूरे वेज को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच लिया है। बेटा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस वेज के रेस्पेक्ट में तो नीचे की तरफ वही आएगा g sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे mg कोस्टा ऐसे, नॉर्मल ऐसे, इसका एक्सेलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में आएगा ऐसे g sin थीटा। वो अलग बात है, वेज भी आगे जा रहा है, वो हम देख लेंगे थोड़े टाइम बाद। बेटा t टाइम बाद हमारा बेटा अरेंजमेंट चलते चलते यहां आ गया, m मास का ब्लॉक चलते चलते यहां आ गया। ये टाइम t है बेटा। इतने टाइम के अंदर ग्रेविटी का वर्डन और नॉर्मल का वर्डन मुझे m मास के ब्लॉक पे निकालना है। दो ही तो फोर्स है बेटा। इन दिस टाइम इंटरवल find work done by gravity and work done by normal on block। बेटा ब्लॉक पर कितना वर्क डन है वो लिखो, अभी लिखते हैं। सुनो बेटा, ये क्या नाम है इसका, इंक्लाइन प्लेन सामने कितना गया तुम जानते हो। इंक्लाइन प्लेन बेटा सामने गया है S1 डिस्प्लेसमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड मैं जानता हूं बेटा कितना है VT, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर t टाइम में ये ब्लॉक कितना गिर गया है। मेरे बच्चे खड़ाक से बोल देंगे कि सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट S2, इसका मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे बोल देंगे सर हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। बेटा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बेटा बोल दोगे ना। इस वेज के इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है g sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो वेज के रेस्पेक्ट में कितना नीचे आएगा, हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। कुल मिलाकर इस m मास के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ये। इस डिस्प्लेसमेंट को बड़े आराम से लिख सकता हूं, दैट इज S1 प्लस S2 वेक्टर, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर इज योर S वेक्टर। फेयर इनफ। पहला है बेटा ग्रेविटी का वर्डन, लिखता हूं बेटा पूरे रास्ते m मास के ब्लॉक पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ mg। निकालता हूं यार, निकालता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स, बेटा नीचे की तरफ mg है, मैं उसको mg वेक्टर लिख दूं बेटा, तो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया है, क्या दिक्कत है, दैट इज माइनस mg। बड़ा इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बड़े आराम से ले सकते हैं S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, दैट इज S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, दैट इज माइनस m ओ बड़ा g वेक्टर डॉट S1 माइनस m g वेक्टर डॉट S2 वेक्टर। और थोड़ा माइनस किस बात का, माइनस थोड़ा। चलिए बेटा ये तो 0 आ गया, mg वेक्टर है ऐसे, S1 वेक्टर है ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये तो 0 आ गया। तो बड़ा यहां प्लस है। ये देखते हैं mg डॉट S2 देखते हैं, देख लेंगे यार। हमारा mg है ऐसे, S2 है ऐसे, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए दोनों के बीच में एंगल चाहिए बेटा, ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड mg, इसका मैग्नीट्यूड बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा कितना एंगल है इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट बीच में, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा। तो आंसर कम्स आउट टू बी एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर अपॉन 2, एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर अपॉन 2। बड़ा ही हमारा आंसर आ गया। दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। सो मुझे वर्क डन बाय नॉर्मल चाहिए। हम जानते हैं पूरे रास्ते नॉर्मल लगाए ऐसे। हमसे पूछा है बताओ नॉर्मल का वर्डन क्या होगा। बेटा नॉर्मल का वर्डन होगा नॉर्मल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, पता नहीं कितना कितना एंगल है, सोच लेंगे, हल्का सा वेक्टर लगना है यार। इसको आप कह सकते हो दैट इज एन डॉट, displacement is basically s1 vector plus s2 vector, which can be written as n dot s1 plus n dot s2। अब n dot s1 देखो बड़ा देखो, और n dot s2 देखो। n dot s2 देखना आसान है, देखना बेटा n वेक्टर है ऐसे, n वेक्टर तो है ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और आपका S2 है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इन दोनों वेक्टर के बीच में तो हमेशा ही एंगल कितना आएगा 90। भाई पूरे रास्ते बेटा ब्लॉक पर नॉर्मल तो ऐसे लगेगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और S2 इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो नॉर्मल और S2 के बीच बेटा डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा 0। नॉर्मल इज लाइक दिस, S2 इज लाइक दिस, एंगल बिटवीन देम इज 90 बेटा, तो उसका वर्डन तो 0, ये डॉट प्रोडक्ट तो 0। सिर्फ ये बच गया, ये कर लेंगे। नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे बोलेंगे सर याद है mg cos थीटा, बेटा डॉट प्रोडक्ट करना आता ना। S1 का मैग्नीट्यूड बेटा S1 का मैग्नीट्यूड है vt, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, मुझे नॉर्मल फोर्स और S1 वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल चाहिए। निकाल लोगे ना? आप बोले हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। नॉर्मल का ये वाला एंगल थीटा आता था, तो नॉर्मल का वर्टिकल से भी एंगल थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई यार, माइनस mgvt cos थीटा साइन थीटा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। या फिर बेटा दैट इज माइनस mgvt साइन 2 थीटा अपॉन। बेटा नेगेटिव तो आना ही था, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल आपका ऑब्ट्यूज है। बेटा थोड़ा टफ था, बेटा आई होप काम कर जाएगा। बेटा फ्रिक्शन की सारी शीट निपटा लो। बेटा उससे पहले कि मैं दे ही चुका था तुम लोगों को कि एक्सरसाइज 1 वगैरह कर लेना। बेटा छोटी सी शीट है फ्रिक्शन की, सारे निपटा लो, ठीक है। बेटा इसका काम कल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।